नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं और जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पूरी तरह डिस्कशन करता हूं, ताकि किसी भी तरह से अगर आपके एग्जाम में इन करंट अफेयर्स से सवाल आए तो वो आपसे छूट नहीं पाए। वैसे तो हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, लाइव क्लासेस कराए जा रहे हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में यानी कि मैक्सिमम एग्जाम में करंट अफेयर्स से सवाल रहते हैं। किसी में 5 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। तो हम उसी करंट अफेयर्स के पार्ट को मजबूत बनाने के लिए हर रोज सुबह 6:30 बजे आपके साथ करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं, ताकि आपके अगर प्रीलिम्स के एग्जाम हो या मेंस के एग्जाम हो या अगर आपका इंटरव्यू हो, उसमें भी ये करंट अफेयर्स के न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें अगर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आज के कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा न्यूज है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट में कटौती कर दी है। यानी भारत के लिए जो अनुमानित जीडीपी वर्ल्ड बैंक ने बताई थी, उसमें फिर से इसने रिवाइज किया है। क्या किया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो अभी जो भारत की जो वित्तीय वर्ष चल रही है, यानी जो 2022 और 2023 की जो भारत की जीडीपी होने वाली है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो 6.5% पे होने वाली है। यानी वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022 और 2023 में भारत की जीडीपी 6.5% की ग्रोथ से इंक्रीज करने वाली है। अब ये तीसरी बार है जब वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ में अनुमान को चेंज किया है। यानी कि उसने भारत की जीडीपी में जो अनुमान लगाया था, ये तीसरी बार है जब इसने जीडीपी को चेंज करके एक नई जीडीपी फोरकास्ट रिलीज किया है। सबसे पहले अप्रैल में इसने क्या बताया कि भारत की जो वित्त वर्ष 2022 और 23 में जो भारत की जीडीपी रहने वाली है वो 8.7% से 8% होने वाली है। ये पहली चेंजिंग हुई। दूसरी चेंजिंग जून में हुई कि भारत की जो अब वित्त वर्ष 2022 और 23 की वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो जीडीपी रहने वाली है वो 7.5%, यानी कि 8% से सीधे 7.5% कर दिया गया। और अब फिर से वर्ल्ड बैंक ने एक अपना रिवाइज जीडीपी फोरकास्ट किया है और बताया है कि जो अब वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए जो भारत की जीडीपी होने वाली है वो 6.5% होने वाली है। तो ये जीडीपी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। कई सारे एजेंसी हैं जो कि जैसे आईएमएफ हो गए, या अगर हम बात करें तो मोडी एजेंसी हो गए। इन सारे एजेंसियों के द्वारा जो है अपने अपने जीडीपी फोरकास्ट किए जाते हैं भारत के लिए या और भी वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर एक एजेंसी की फोरकास्टिंग जीडीपी आपको याद रहनी चाहिए, और जो नई जीडीपी रिलीज की जा रही है वो आपको बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके जो जीडीपी से सवाल बनेंगे वो करंट वाले ही बनेंगे। तो पिछले वाले जीडीपी को आप भूल जाएंगे, लेकिन नए वाले जीडीपी को आप याद रखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इससे सवाल ना छूट पाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष का लॉन्चिंग किया गया है। सबसे पहले ये सिस्टम जो है ये एक एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी कि निगरानी करने वाला सिस्टम है, और इस सिस्टम का नाम दिया गया है दक्ष। यानी ये किस पे निगरानी करेगा और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो किसके द्वारा की गई है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे दक्ष नाम दिया गया है, इसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और किसके निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है, तो जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो बैंक आते हैं, उन सारे बैंक के जितने भी निगरानी करने होंगे, चाहे वो उनके किसी भी अगर टर्म से रिलेटेड निगरानी हो या उन बैंक के खाते से रिलेटेड निगरानी हो, तो उस निगरानी के लिए ये एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होंगे कि आरबीआई अब सारे के सारे जितने भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है
उन सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अब फोकस कर पाएगा और सारे बैंक के जो भी डेटा है उस डेटा पे अच्छे तरीके से निगरानी कर पाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की, यानी आरबीआई के द्वारा ये मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो आरबीआई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। स्टैटिक इंफॉर्मेशन ये है कि आरबीआई ने जो अपना हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई किया, वो कब किया था? 1937। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की जब फाउंडेशन की गई थी उस समय आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ थी? कोलकाता में थी। और इसकी हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट की गई? 1937 में। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो सर ऑसबर्न स्मिथ, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। लेकिन वहीं अगर भारतीय आरबीआई के गवर्नर की बात करें, यानी पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। इससे भी आपके स्टैटिक जीके में सवाल बन सकते हैं। दोस्तों, चाहे किसी भी तरह से सवाल बने, ये मतलब नहीं है कि सवाल कैसे बन रहे हैं, लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट होती है, उसे कहीं नोट डाउन या उसे अच्छे से रिवाइज जरूर करें। क्या पता आपके इस करंट अफेयर से रिलेटेड ही कोई आपके एग्जाम में सवाल आ जाए, या स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आ जाए, या दोनों का मिक्सअप करके सवाल आ जाए। इसीलिए आपको जब भी आप कोई करंट अफेयर्स के न्यूज पढ़े तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन को भी रिवाइज करने की कोशिश करें। इससे क्या होंगे कि दोनों आपका जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से रिवाइज होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि यस बैंक ने अपना फिर से एमडी और सीईओ की रीअपॉइंटमेंट की है। और ये एमडी और सीईओ यस बैंक के फिर से कौन बने हैं? अगर इसके एमडी और सीईओ के नाम आप जान रहे होंगे तो यहां जानने की जरूरत है कि फिर से जो रीअपॉइंटमेंट की गई है वो कितने वर्ष के लिए की गई है और किसके द्वारा की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो यस बैंक के एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। और इसकी जो अप्रूवमेंट दी गई है कि फिर से ये यस बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे, वो आरबीआई के द्वारा दी गई है। और इससे पहले ये यस बैंक के सबसे पहली बार जब ये एमडी और सीईओ बने थे वो मार्च 2020 में बने थे। और मार्च 2020 के बाद फिर से इनके टर्म को एक्सटेंड किया गया है। और जो टर्म एक्सटेंड किया गया है वो 3 सालों के लिए किया गया है। यानी ये फिर से यस बैंक के एमडी और सीईओ कितने वर्ष के लिए रहेंगे? तो 3 वर्ष के लिए रहेंगे। ये यहाँ पे आपको टर्म से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं, तो यहाँ आपको टर्म याद करने की जरूरत है अगर आप नाम जानते हो तो। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि इससे पहले यस बैंक में जुड़ने से पहले ये किस बैंक के साथ कार्य कर रहे थे? तो यस बैंक में जुड़ने से पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी एमडी और सीएफओ भी रह चुके हैं प्रशांत कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे भारत देश की बहुत बड़ी जो है ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है, और इसकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। और अभी अगर हम बात कर ले तो पूरे विश्व में जिस बैंक की, भारतीय बैंक की बात यहाँ हो रही है, जिस भारतीय बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं वो स्टेट बैंक ही है। और स्टेट बैंक के ये डिप्टी एमडी और सीएफओ भी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि मेंस और वोमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड हॉकी के फील्ड में दिया गया है। और ये गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड जो है किन्हें दिए गए हैं, मेंस की कैटेगरी में किन्हें दिए गए हैं और वोमेन्स की कैटेगरी में किन्हें दिए गए हैं, इन बातों पे चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये जो अवार्ड दिया गया है FIH के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी का जो अंतरराष्ट्रीय संघ है उसके द्वारा ये अवार्ड प्रस्तुत किया गया है। और अवार्ड की कैटेगरी है मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर। तो ये अवार्ड दिया गया है PR श्रीजेश को। और ये कौन है? तो ये भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं। और दूसरा जो अवार्ड दिया गया है वोमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये भी दिया गया है भारतीय खिलाड़ी यानी कि सविता पुनिया को। और सविता पुनिया आपको पता ही है कि ये इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। और इन्हें जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया है। और सविता पुनिया ने इस अवार्ड को लेकर एक रिकॉर्ड भी बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि ये 3rd एथलीट है जिन्होंने वोमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो 3री बार जीता है। यानी कि जब से ये अवार्ड की शुरुआत की गई है 2014 से, तब से इस अवार्ड को 3 बार सविता पुनिया ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज ये है कि स्पेस में जाने वाली पहली नेटिव अमेरिकन वुमेन बन गई है। कौन बनी है? और ये मतलब अमेरिकी मूल की पहली महिला है जो स्पेस में गई है। यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो स्पेस का यात्रा की हैं, लेकिन वो प्रॉपर अमेरिकी मूल की नहीं रही हैं। लेकिन ये जो महिला है ये प्रॉपर अमेरिकी मूल की है और ये इस मूल की स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला बन गई है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है निकोल ऑनापू-मैन। यानी कि ये जो है ये अमेरिका की मैरीन कर्नल है। और अगर हम मैरीन डिपार्टमेंट के कर्नल जी की बात करें यानी कि निकोल ऑनापू-मैन जी की बात करें तो ये स्पेस में जाने वाली पहली नेटिव अमेरिकन वुमेन बन गई है। और इन्हें जो स्पेस में भेजा गया है ये 3 और जो है एस्ट्रोनॉट के साथ इन्हें भेजा गया है, एक मिशन पे भेजा गया है और इस मिशन का नाम है क्रू 5। और इसमें जो मिशन में जो महिलाएं शामिल हुई हैं या जो पुरुषें शामिल हुई हैं उनमें इनका रिकॉर्ड खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये अमेरिकी मूल की प्रथम महिला है जिन्होंने स्पेस में कदम रखा है। ठीक है। और जिस लॉन्च व्हीकल से ये स्पेस जा रही है उस लॉन्च व्हीकल का नाम है स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। और ये जो लॉन्च व्हीकल है ये किसका है? तो ये टेस्ला की लॉन्च व्हीकल है। और ये जो लॉन्च व्हीकल की जो अगर प्रक्षेपण की बात करें कि इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया है तो इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से किया गया है। और यहाँ पे आपको एक और भी चीज जानने की जरूरत है इनके बारे में कि ये जो है नासा के साथ 2013 से ही कार्य कर रही हैं और इनके बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें स्पेस में तो भेजा ही गया है, साथ ही साथ अभी जो नासा के द्वारा इंटरनेशनल आर्टेमिस प्रोग्राम होने वाले हैं उस प्रोग्राम की भी ये हिस्सा रही हैं। यानी उस प्रोग्राम की भी ये हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अभी नोबेल प्राइज का जो है मेला चला हुआ है। यानी कि नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि फिजिक्स में मिल चुके हैं, केमिस्ट्री में मिल चुके हैं, मेडिसिन में मिल चुके हैं। अब बारी यहाँ पे आ रही है लिटरेचर की। यानी लिटरेचर में इस साल नोबेल प्राइज किसे दिया गया है इस पे चर्चा करते हैं। तो इस साल जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है वो एक फ्रेंच राइटर है, इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। नाम याद रखना आपको जरूरी है क्योंकि ये फ्रांस की एक लेखिका है और इन्हें इस साल जो है इनके बेहतरीन लिटरेचर के लिए यानी इनके बेहतरीन लेख के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीतने वाली पहली फ्रेंच वुमेन भी हैं। यानी कि इससे पहले किसी वुमेन के द्वारा जो है यानी किसी फ्रेंच वुमेन के द्वारा नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में नहीं जीता गया था। तो ये भी एक अपने आप में इनके लिए रिकॉर्ड है। और इनकी जो लेख रही है वो बेसिकली एक मेमोर और फिक्शन के बीच की लेख रही है। यानी ये जो अपनी रचना करती हैं ये बेसिकली मेमोर और फिक्शन यानी 2 तरह के लेख होते हैं। इन लेखों के बीच की जो रचना होती है उस रचना के लिए ये जानी जाती है और उनके इसी कृति के लिए इस साल नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है। और जो नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया है ये जो अवार्ड दिया गया है ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। और इस अवार्ड में इन्हें कितने अमाउंट प्रदान किए जाएंगे इसे भी जानने की जरूरत है। तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि अगर हम बात करें कि ये स्वीडिश करेंसी में अमाउंट दी जाती है तो इन्हें जो अमाउंट दिए जाएंगे वो 10 मिलियन की अमाउंट इन्हें प्राइज मनी के तौर पे दिए जाएंगे। अब इनका जो सबसे पहला नॉवेल था यानी जब इन्होंने अपना लेख शुरू किया था और इंटरनेशनल लेवल पे जब ये विख्यात हुई थी तो इनका जो पहला अपना नॉवेल था वो था लेस आर्मोर्स वाइड्स। ये फ्रेंच के भाषा में जो है ये नॉवेल है और इस नॉवेल को इन्होंने उसी जो है फ्रेंच कंट्री के लिए ही लिखा है, इसलिए नाम थोड़ा अटपटा है, लेस आर्मोर्स वाइड्स। और इसकी जो मतलब पब्लिशिंग की गई थी वो 1974 में की गई थी। तो इनके कुछ लेख को भी याद रखना जरूरी है, क्या पता उस लेख से भी आपके एग्जाम में सवाल बन जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे आपसे लेख के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे भाई? क्योंकि यहां तो नोबेल प्राइज विजेता की बात हो रही है ना, तो उनसे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है। बुर्किना फासो के
पिछले कुछ महीनों से हालात सही नहीं चल रहे हैं, वहां पे प्रेसिडेंट बदले जा रहे हैं और आर्मी की रूल भी आई है और आर्मी के रूल के बाद प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, फिर आर्मी की रूल आई है, फिर प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो वहां के हालात सही नहीं है और अभी जाकर बुर्किना फासो को नए प्रेसिडेंट मिले हैं, लेकिन इनका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे और ये जो है आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम हेड है, यानी कि बुर्किना फासो के जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके ये सुप्रीम हेड है और ये अभी उसी देश के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन ये बुर्किना फासो है कहाँ? तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ के हालात जो है बहुत ही खराब है और इसमें पिछले 9 महीने में इस कंट्री को 2 बार प्रेसिडेंट मिल चुका है, यानी कि ये आप सोच सकते हैं कि प्रेसिडेंट बार बार बदलने जाने के कारण यहाँ की जो राजनीतिक हालात है वो बहुत ही नीचे की कंडीशन की चली गई है और यहाँ पे जो लोगों का जीना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से भरा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पे इस राजनीतिक हालात में जो है वो देश के भी शिकार हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो राजनीतिक हालात या देश के जो हालात खराब हो रहे हैं, ये 2015 से ही उस देश के हालात जो है वो सही नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे हर एक जगह पे वायलेंस हो रहे हैं और वायलेंस के कारण जो है वहाँ पे सही तरीके से पॉलिटिक्स को रन नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि FIH कोच ऑफ द ईयर फॉर 2021-2022, यानी कि कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है 2021 और 2022 के लिए। लेकिन ये किसे दिया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, यानी कि मेंस की कैटेगरी में जो FIH कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है साल 2021 और 22 के लिए, वो ग्राहम रीड को दिया गया है। और वहीं अगर वोमेंस की कैटेगरी की बात करें तो वोमेंस की कैटेगरी में ये जो कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो जैनिके शॉपमैन को दिया गया है। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि ये दोनों है कौन, यानी कि अभी ये कोच है, लेकिन कहाँ के कोच है, इनके किस प्रदर्शन के लिए, यानी इनके किस टीम के प्रदर्शन के लिए इन्हें बेहतरीन कोच के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों के दोनों इंडियन हॉकी के टीम के कोच है, यानी ये इंडिया के मेंस हॉकी कोच है ग्राहम रीड और इंडिया के वोमेंस हॉकी कोच है जैनिक शॉपमैन। आपने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के हॉकी की प्रदर्शन आपने देखी होगी और इंडिया ने जो है कई सालों बाद, यानी कि अगर देखें तो 41 इयर्स के बाद इंडिया को हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं और वो मेडल मिलने के कारण ये कोच ही है, क्योंकि इंडिया ने जो अपने टीम की प्रदर्शन की है उसमें कोच का योगदान काफ़ी अहम होता है। और भारत का जो हॉकी टीम के जो कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड, ये मेंस के हैं, और जैनिक शॉपमैन ये वोमेंस की है। और इन्हीं दोनों को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा कोच ऑफ द ईयर 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया है। अब वहीं अगर 2021 और 2022 के पहले की सीजन की बात करें कि FIH के द्वारा कोच ऑफ द ईयर मेंस में किसे दिया गया था, क्योंकि पिछले साल भी आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साल भर के करंट अफेयर्स तक आ जाते हैं किसी एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पिछले सीजन के जो इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता रहे हैं उनके नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। वो भी इंडिया के ही कोच थे और उनका नाम था जोएड मैरिन, और इन्हीं को जो है पिछले साल यानी कि पिछले सीजन का कोच ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला न्यूज ये है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं, इन्होंने किनका स्थान लिया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और ये अभी अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर है, यानी ये जो इन्हें मेघालय के गवर्नर का चार्ज दिया गया है ये इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी अब ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर और मेघालय के गवर्नर दोनों का इन्हें पोजीशन दिया गया है। और इन्होंने जो ओथ लिया है यानी इन्होंने जो शपथ लिया है वो मेघालय हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस हमरसन सिंह थांगख्यू, यानी कि ये मेघालय हाई कोर्ट के बहुत ही सीनियर मोस्ट जज है, इन्होंने जो है मेघालय के राज्यपाल को शपथ दिलाया है। और इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो सत्यपाल मलिक है, जिनकी टेन्योर जो है वो अक्टूबर 3 को एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि इनकी टेन्योर खत्म हो चुकी है। इन्होंने सत्यपाल मलिक जी के स्थान पे ही इन्होंने मेघालय के गवर्नर के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज हमारा ये है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी की नियुक्ति की गई है। और कौन बने हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और किनके जगह पे ये बनाए गए हैं, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म जानने की जरूरत है। टर्म ये है कि इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, जैसे जनरल इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात एकदम जो है कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ जो बात हो रही है वो सिर्फ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की हो रहे हैं। और हर एक इंश्योरेंस के जो फील्ड होते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, उनके अपने अलग एमडी और सीईओ होते हैं। तो अब इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो जो नए एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, उनका नाम है किशोर कुमार पोलुदासु। नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये एमडी और सीईओ बने हैं। अब इनका जो नाता रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो 1991 से ही रहा है, यानी 1991 से ही ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही सिंगापुर में जो ब्रांच है उसके ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये कार्यरत थे। और उसके बाद अब ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ये नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। लेकिन आपको जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक दिन की जो करंट अफेयर्स होती है वो इंग्लिश और हिंदी में उनकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। उस पीडीएफ में आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज सारे चीज दिए होते हैं। तो आप इस पीडीएफ को सरकारी परीक्षा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक हमारा सवाल है, और सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। यानी कि इनमें से एक बैंक जो है वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक का उसे नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन बैंक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडस बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। और आप हमें सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप इसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज की वीडियो अवेलेबल कराई जाती है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।